नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मीडिया चैनल पर। दोस्तों, आज लोहड़ी का त्यौहार है। आप सभी को लोहड़ी त्यौहार की शुभकामनाएं। तो आज हम दोस्तों 13 जनवरी का जो टॉप 5 करंट अफेयर है डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो करंट अफेयर है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं ए, निर्यातक देश द्वारा निर्यात सब्सिडी के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए आयातक देश द्वारा लगाया जाने वाला कर। बी है निर्यात प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी। बी सी है वह शुल्क जो निर्यातक पर लगाया जाता है जब आयातित माल की कीमत निर्यातक देश के घरेलू बाजार से कम होती है। और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है वह शुल्क जो निर्यातक पर लगाया जाता है जब आयातित माल की कीमत निर्यातक देश के घरेलू बाजार से कम होती है। ठीक है दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, जैसा कि टर्म से ही क्लियर है। एंटी डंपिंग, तो डंपिंग जो इसमें वर्ड है अगर आप वो समझ लेंगे तो एंटी डंपिंग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, डंपिंग मतलब दोस्तों मान लीजिए दो देश है, देश ए और देश बी। ठीक है, अगर देश ए जो है देश बी में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ए एक्सपोर्टर है और बी जो है इम्पोर्टर है। ये निर्यात कर रहा है ए और बी जो है आयात कर रहा है। कोई प्रोडक्ट मान लीजिए है, मान लीजिए कोई खिलौना है। ठीक है, वह ए देश में खिलौना है 100 रुपये का, लेकिन वह बी देश में वही खिलौना बेच रहा है 90 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो मतलब अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है और बी देश के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि भाई वो जो खिलौना है वहाँ मतलब जो बी देश में वो 100 रुपये का है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपोर्टर कंट्री का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा और जो डोमेस्टिक कंट्री का प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे उनको नुकसान होगा और जो एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो मूल्य है उसका जो कीमत है वो डिस्टॉर्ट हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आयातक जो इंपोर्टर जो बी देश है वह ए देश पे ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। ठीक है, मतलब अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मतलब वो क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था है उसमें समानता स्थापित करने हेतु यह जो कर है यह लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है ड्यूटी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। वह किस स्थिति में लगाया जाता है, अगर जो मान लीजिए यही ए देश हैं अपने जो कोई चीज़ अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बी देश में, अगर वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए वो 100 रुपये का ही प्रोडक्ट वहाँ भेज रहे हैं लेकिन उनको सब्सिडी दे रहे हैं और वो प्रोडक्ट यहाँ पर 90 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। ये हुआ डिफरेंस एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है यह उड़ीसा में स्थित है। दूसरा है इसी राष्ट्रीय उद्यान में चीता का पुनर्प्रवेश कराया गया है। और ऑप्शन आपके हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है, आप भी जानते होंगे, केवल दो, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में श्योपुर एक जिला है वहीं पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है और इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कूनो नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है, और चंबल नदी खुद जो है यमुना की सहायक नदी है, इसी के बीच से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि मोदी जी अपने 72वें जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को जो है 8 नामीबियाई चीतों को इसी राष्ट्रीय उद्यान में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था, क्योंकि हमारे देश में 1952 में जो चीता थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो उनकी पॉपुलेशन को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से ताकि वहाँ सर्वाइव कर सकें और फिर से उनकी पॉपुलेशन रिवाइव हो और जो एक बायोडाइवर्सिटी में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, प्रीडेटर और प्रे वाला, उसको जो है मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के ऑप्शन कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। ठीक है, आप भी जानते होंगे दोस्तों कि ये कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों इससे संबंध में कुछ फैक्ट है आप जान लीजिए दोस्तों, कि यह जो सुंदरबन है, जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, वहाँ पे जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसके बाद सबसे दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र ये है। ठीक है, आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों जो ये मैंग्रोव क्षेत्र है ये क्या होता है ये आप जान लीजिए दोस्तों। मैंग्रोव क्षेत्र जो, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो देखिए जो कोस्टल जितने कोस्ट हैं
कोस्टल स्टेट्स हैं, यहीं पर मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल तट पर ही पाए जाते हैं। मतलब जो इंटर टाइडल जोन्स होते हैं ना, वहीं पर ये मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो इसके फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे फीचर होते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सैलाइन वाटर में वो पेड़ वहाँ पर होते हैं और उनका काफ़ी काम होता है। मतलब जैसे साइक्लोन्स आते हैं या टाइड्स आते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ये मैनग्रोव्स। ये काफ़ी तरीके से इनका काफ़ी लाभ भी, मतलब काफ़ी इनके पूरी एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर मेंटेन किए होते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों ये मैंग्रोव क्षेत्र से संबंध में आपको कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो हर 2 साल में लाई जाती है, उसके अनुसार भारत में जो मैंग्रोव क्षेत्र है वह 0.15% है, पहली बात। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र अगर हम बात करें दोस्तों, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और अगर हम इसी संबंधित एक और फैक्ट है, आप जान लीजिए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक करके एक इनिशिएटिव था जो COP27 इजिप्ट जो शर्म एल शेख में COP27 हुआ था दोस्तों UNFCCC का, उसमें ये इसको लाया गया था। कौन कौन लाया था, कौन 2 देश हैं इसमें, UAE और इंडोनेशिया ने इसको इस इनिशिएटिव को प्रपोज किया था, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इसके संबंध में कुछ फैक्ट थे। और एक और फैक्ट है दोस्तों कि वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर का ये निवास स्थान भी है, जिनका जो आयुसीन कैटेगरी है वह क्रिटिकली इंडेंजर, माफ़ करिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो इनका आयुसीन स्थिति है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है यह न्याय के लिए अंतिम विकल्प है जो रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका के बाद दाखिल की जाती है। दूसरा है इसका उल्लेख संविधान में है। ऑप्शन हमारे हैं केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केवल 1, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है दोस्तों। 2002 का एक जजमेंट था, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, उसी में क्यूरेटिव पिटीशन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है दोस्तों। यह अंतिम विकल्प होता है, रिव्यू पिटीशन के बाद दाखिल किया जाता है क्यूरेटिव पिटीशन दोस्तों। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 के केस में लाया था। इसमें कहा था कि अगर जो पिटिशनर है, अगर उनको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है अपने केस को रखने के लिए, ऐसे केस में क्यूरेटिव पिटीशन लाया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जब वो जजमेंट सुनाया गया है, जो भी जज हैं अगर वो बायस्ड होते हैं, तब ऐसे केस में क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट आ जाते हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जो रिव्यू होता है, रिव्यू करने की जो ताकत होती है, ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत है, ठीक है। 137 आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चर्चा में क्यों है ये हम जान लेते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी, किसके खिलाफ डाली थी, जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी है। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी, आप नाम सुनते ही आपको एक केस याद आ रहा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, जिसमें 2 और 3 दिसंबर की रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो लीक हुई थी, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी कंपनसेशन 1989 में दिया गया था, जो भी उससे प्रभावित हुए थे, 437 मिलियन के आसपास, मतलब लोगों को इतना कंपनसेशन ये जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड है उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है कि इससे ज़्यादा, मतलब जो कंपनसेशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो असेसमेंट हुआ उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनको भी कंपेंसेट करने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखिए आपका अगर आप असेसमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए अच्छे से, तो ये आपकी निष्क्रियता है, ये यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की निष्क्रियता नहीं है। हम जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसको एज आप सूट मत, मतलब कि आप ट्रीट करिए, मतलब आप सिंपली आप कहेंगे कि मतलब कल को कि जो है जो इससे प्रभावित हैं वो ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो फिर आप जो कंपनसेशन बढ़ा दीजिए, तो ऐसे तो मतलब एक तरीके से जो केओस डेवलप हो जाएगा ना, और मतलब जो एक जुडिशरी की जो एक साख है वो मिट जाएगी ना, मतलब बार बार आप ऐसा कर रहे हैं। तो उसी में ये क्यूरेटिव पिटीशन जो
टर्म है ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, किसी व्यापारी द्वारा ऑनलाइन खरीद पर दी जाने वाली छूट, किसी व्यापारी से डेबिट या क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रोसेस करने के एवज में लिया जाने वाला शुल्क, त्योहारों पर ऑनलाइन छूट, थोक में खरीदे सामान पर व्यापारियों को मिलने वाली छूट। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, किसी व्यापारी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रोसेस करने के एवज में लिए जाने वाला शुल्क। दोस्तों ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप कभी दुकान पर जाते हैं तो ऐसे मशीन होता है जो जिसको POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। वहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को लगाते हैं और फिर आपका पैसा कट जाता है। लेकिन उसमें मान लीजिए आपने, देखिए इस फिगर में देखेंगे तो उसमें अच्छे समझाया गया है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का आपने भुगतान किया है। ठीक है, तो मान ली उसका 1 रुपया जो है ना बैंक काट लेती है। और वो 1 रुपया दोस्तों क्या होता है, शेयर होता है 3 लोगों में। कौन कौन में, जो बैंक कार्ड इशू कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए SBI उन्होंने कार्ड इशू किया। ठीक है, तो उनको 1/3 मिलेगा। और 1/3 मिलेगा जो मास्टर कार्ड, वीज़ा और रुपे जो वो कार्ड बनाते हैं, जो मतलब पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मिलेगा 1/3। और 1/3 मिलेगा जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं बनाने में। ठीक है, तो इस तरह जो 1 रुपये है, मतलब जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों ये हुआ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।